नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर जो विवाद पूरे देश में या कहें कि जो आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, फैसले के बाद वो ठंडा हो गया। लेकिन आप ये मान कर चलिए कि ये विवाद या आंदोलन भले ही रुक गया हो, लेकिन संकट नहीं टला है। ये जो साजिश है ये बड़ी गहरी है और ये संकट इतनी आसानी से टलने वाला भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाता है इस पर और ये जो 2026 की गाइडलाइंस है इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब भी समझिए कि संकट बना हुआ है। क्योंकि जब तक आप इसकी जेनेसिस, इसका जो मूल है उसको नहीं समझेंगे, तब तक ये संकट खत्म नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मनोवृत्ति नहीं बदलने वाली है, वो सोच नहीं बदलने वाली है, वो नियम बदल जाएगा, सिर्फ इतना होगा। और वो मनोवृत्ति, वो सोच रहेगी तो फिर ऐसा होगा। थोड़ा सा इतिहास की ओर जाएं तो इस बात को समझने में आसानी होगी। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1871, ये साल याद रखिए, 1871 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या किया इसमें हिंदुओं की बहुत सी जातियों को, लगभग 200 जातियों को जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया। और इनमें कौन लोग थे? इनमें नट थे, बंजारे थे, जो कारीगर जातियां थी, घूम घूम कर व्यापार करने वाली जो जातियां थी, जो नट थे, बंजारे थे, मैंने बताया जैसा आपको। और उसके अलावा इतना ही नहीं, जो साधु सन्यासी लगातार तीर्थ यात्रा पर रहते थे, उनको भी जन्मजात अपराधी की श्रेणी में डाल दिया गया। जो पारंपरिक रूप से गाने बजाने का काम करते थे और इसके अलावा लोधी, मीणा, पासी, इन सब को भी जन्मजात अपराधी की श्रेणी में रख दिया गया। और इस सूची में लगभग 200 जातियों को शामिल किया गया। अब आप समझिए कितना गहरा षड्यंत्र था हिंदू जाति में विभेद पैदा करने का, हिंदुओं को, सनातन को तोड़ने का। एक धर्म की 200 जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। दुनिया में आप बताइए और कौन सा उदाहरण ऐसा है कि जब किसी एक धर्म या एक मजहब के मानने वालों के 200 समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाए। आपने अपराध किया या नहीं किया, अगर आप इस समुदाय, इस जाति से हैं तो उस इलाके में कोई भी अपराध होता है तो पुलिस आपको पकड़ने का अधिकार रखती है, आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार रखती है, क्योंकि आप तो जन्म से ही अपराधी हैं। ये दुनिया का कौन सा न्यायिक सिद्धांत है जिसके तहत किया गया? लेकिन वो अंग्रेज थे, वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, हमें गुलाम बनाकर रखा था उन्होंने। 1947 में क्या हुआ? 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को बनाए रखना चाहती थी, इसको खत्म करने के लिए तैयार नहीं थी। मानसिकता वहाँ से देखिए, अंग्रेज़ों से फिर देशी अंग्रेज़, वो मानसिकता, इस तारतम्य को, इस कड़ी को देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि 2026 का ये यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो कहाँ से आ रही है, उसकी मूल धारा क्या है, उसके पीछे का मूल विचार क्या है। तो 47 में ख़त्म करने को तैयार नहीं थे, लेकिन इसका बड़ा विरोध हुआ, देश भर में विरोध हुआ, कांग्रेस के अंदर से विरोध हुआ। मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, बीजी खेर, हिरेन मुखर्जी, ऐसे नेताओं ने इसका विरोध किया और उनके साथ बाकी नेताओं ने विरोध किया। तो आखिरकार 1952 में, याद रखिए, 1947 से 1952 तक अंग्रेज़ों का बनाया वो कानून बना रहा, जिसमें 200 हिंदू जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था। ये आज़ाद भारत में हुआ। 1952 में ये एक्ट ख़त्म किया गया। लेकिन मानसिकता कैसे बदलती है, नियत कैसे बदलती है? तो इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स घोषित कर दिया गया, यानी विमुक्त जाति, और वो सिलसिला अब तक चल रहा है। आप याद कीजिए, 1952 में ये एक्ट ख़त्म हुआ और इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स घोषित किया गया, विमुक्त जाति घोषित किया गया। 2019 में मोदी सरकार बनने के बाद इन जातियों के लिए, इन समुदायों के लिए पहली बार प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो है वजीफे की योजना शुरू हुई, वेलफेयर बोर्ड बना इनके लिए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ये स्कॉलरशिप शुरू की गई और इनके लिए वेलफेयर बोर्ड बना। इनकी सुरक्षा यानी अपने ही देश के कानून से सुरक्षा, इसके लिए प्रयास शुरू किए गए, इसके लिए कदम उठाने शुरू किए गए। लेकिन मोदी सरकार ने ये काम भले किया हो, 2026 की यूजीसी गाइडलाइन बताती है कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ, जिस प्रवृत्ति के खिलाफ वो अभियान चलाना चाहते हैं, यानी औपनिवेशिक मानसिकता वाले, यानी मैकाले की संतानें हैं। ये मैकाले की सोच वाले उनकी पार्टी में भी हैं, उनकी सरकार में भी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2026 का ये यूजीसी की ये गाइडलाइन नहीं आती। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के मुताबिक इन जातियों की संख्या जो विमुक्त जाति घोषित की गई है 1,500 है। तो 1871 में अंग्रेज़ों ने जो ये कानून बनाया, ये तो ईसाई मिशनरियों के कहने पर बनाया गया था, सनातन समाज को तोड़ने के लिए। लेकिन इसको आज़ाद भारत की सरकार भी खत्म करने को तैयार नहीं थी। ये जो औपनिवेशिक मानसिकता थी अंग्रेज़ों की, वो आज़ादी के बाद खत्म नहीं हुई, केवल किरदार बदल गए। इन नियमों को, इन नीतियों को और इस सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग बदल गए, लेकिन वो सोच बनी रही और आज भी बनी हुई है। सोनिया और मनमोहन की सरकार जो 2004 से 2014 तक रही, वो जो कम्युनल वायलेंस बिल लाई थी, याद कीजिए उसका प्रोविज़न कि कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। ये पूरे हिंदू समाज को क्रिमिनल घोषित करने की साजिश थी। जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का नाम भले ही नहीं था, लेकिन वो दरअसल जो है कह रहे थे कि पूरा हिंदू समाज ही क्रिमिनल है। इसका विरोध हिंदू संगठनों ने किया और भाजपा ने भी उस समय इसका विरोध किया था, इसलिए ये बिल पास नहीं करा पाई कांग्रेस। अगर ये बिल पास हो गया होता तो वही होता जो अंग्रेज सरकार ने किया था, यानी हिंदू जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता। अगर आप हिंदू हैं तो सांप्रदायिक दंगे के लिए दोषी हैं। आपको साबित करना है कि आप दोषी नहीं हैं। कानून का जो मूल सिद्धांत है उसको सर के बल खड़ा कर दिया गया। कानून भारत का ये कहता है, संविधान भारत का ये कहता है कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते। लेकिन ये जो कानून, अंग्रेज़ों का कानून देखिए और ये कानून भी जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार लाने जा रही थी, उन दोनों में समानता ये है कि आप अपराधी तो जन्म से ही हैं। अब आप साबित कीजिए कि आप इस मामले में आपकी संलिप्तता नहीं है, आप दोषी नहीं हैं। और सोनिया गांधी ने यही काम नहीं किया था, एक काम और किया जिसको आज तक 11.5 साल बाद भी मोदी सरकार बदल नहीं पाई, और वो है RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट में बड़ी चालाकी से एक सेक्शन घुसेड़ा गया, एक प्रावधान किया गया, केवल हिंदू संगठनों द्वारा संचालित जो स्कूल और शिक्षण संस्थाएं होंगी उनमें गरीबों को 25% आरक्षण देना पड़ेगा। ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, लेकिन केवल हिंदुओं के स्कूलों में क्यों? इससे क्रिश्चियन स्कूलों और उसके अलावा जो इस्लामी संस्थाओं द्वारा जो मदरसे चलाए जा रहे थे उनको अलग रखा गया, मुक्त रखा गया। उन पर यह लागू नहीं होता। उसका नतीजा क्या हुआ कि 25% गरीबों को मुफ्त एडमिशन देने के कारण जो हिंदू संगठनों द्वारा या हिंदुओं द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं थी, वो महंगी हो गई और बड़ी संख्या में बंद हो गई। पहले अंग्रेज़ों ने जो किया था उसको जारी रखा गया। दूसरी बात कह रहा हूँ, गुरुकुल की। और उसके बाद संविधान में व्यवस्था कर दी गई कि ईसाई और मुसलमान यानी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मानने वाले अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ये आज़ाद भारत का कानून कहता है, जहां 78-80% हिंदू रहते हैं। जो हिंदुओं का देश है वो औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो ना हो, ये हिंदुओं का देश है। दुनिया में किसी को कोई गलतफहमी नहीं है सिवाय अपने देश में कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन RTE में ये जो प्रावधान है वो आज तक चल रहा है। हिंदुओं के साथ ये भेदभाव नहीं है।
भेदभाव हर जगह होता है, हर स्तर पर होता है। कैंपस को क्यों चुना गया भेदभाव के लिए? लेकिन भेदभाव के लिए अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साजिश से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। भेदभाव के लिए केवल जाति को चुना गया। आखिर क्यों? क्योंकि हिंदू समाज को तोड़ना है, और उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जातियों में तोड़ा जाए उसको। तो जातियों के आधार पर अगर भेदभाव की बात होगी तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो ये जो गाइडलाइन थी यूजीसी की 2026 की, जो शिक्षा मंत्रालय लेकर आया था, आप समझिए कि वो दरअसल हिंदुओं को एक दूसरे के खिलाफ, दो समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश थी। दो वर्गों को मैं कह रहा हूँ, जातियों को भी नहीं, क्योंकि सवर्ण कोई जाति नहीं होती, पिछड़ा वर्ग कोई जाति नहीं होती, दलित कोई जाति नहीं होती। अब आप देखिए इसमें और कितनी साजिशें छिपी हुई हैं। देश में संविधान के मुताबिक एक SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट बना है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न करते हैं तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, पुलिस की जांच होगी, कार्रवाई हो सकती है। इस गाइडलाइन के जरिए कम से कम कैंपस में ये बात घुसा दी गई कि अब ये बिना किसी कानून में संशोधन के कि SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है वो अब केवल SC/ST तक सीमित नहीं रहा, वो SC/ST OBC एट्रोसिटीज़ एक्ट बन गया। अब आप समझिए ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई असावधानी नहीं है, ये गलती नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलती नहीं है कि इतना विवाद होने के बाद, इसका इतना विरोध होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने से एक दिन पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने जिस तरह से इसका बचाव कर रहे थे, उसका मतलब वो उस गाइडलाइन से सहमत थे। केवल वो ये कह रहे थे कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आप कैसे नहीं होने देंगे? कौन है आप? आप कानून हैं? आप संविधान हैं? आप क्या हैं कि आप, अगर कोई गलत कानून आपने बनाया है तो उसका एक ही परिणाम होगा, उसका दुरुपयोग। उसका दुरुपयोग रोकने की आपके पास कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि आपने उसमें यह भी प्रोविजन नहीं किया कि जो झूठी शिकायत करेगा उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा। दो व्यक्तियों का झगड़ा दो समुदायों का झगड़ा बन जाएगा। दो व्यक्तियों में वैमनस्य हो, वो दो समुदायों के बीच वैमनस्य हो जाएगा। और मैं अपने पिछड़ा वर्ग के मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं कि आंखें खोलें और देखें कि हो क्या रहा है। उनके खिलाफ जितनी बड़ी साजिश हो रही है मंडल कमीशन लागू होने के बाद से, जब संविधान सभा में आरक्षण पर चर्चा चल रही थी तो यह हुआ कि जाति व्यवस्था केवल हिंदू समाज में है, तो आरक्षण का लाभ या आरक्षण मिलेगा वो हिंदू समाज की जातियों को जो पीड़ित रही हैं। SC/ST को चुना गया, बिल्कुल ठीक चुना गया। मेरे हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का फैसला बिल्कुल ठीक था। ये अलग बात है कि बाद में उसका राजनीतिक दोहन किया गया और किया जा रहा है। लेकिन उस समय प्रश्न उठा कि हिंदू कौन? तो ये कहा गया, आप संविधान सभा की बहस पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो सब हिंदू हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिख, बौद्ध, जैन ये सब हिंदू समाज में आते हैं। मंडल के बाद क्या किया गया? अब आप देखिए, इस पर मुझे नहीं लगता कि पिछड़ा वर्ग के लोगों का ध्यान है। नेताओं को तो वो सूट करता है, नेता उसके बारे में कभी आपको नहीं चेताएंगे। संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण मिल रहा है इस देश में। पूछिए कैसे? पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम जातियों को शामिल कर दिया गया। भाई, मुसलमान और इस्लाम तो ये कहता था हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट आते ही पता चला कि मुसलमानों में भी जातियां हैं और पिछड़ी जातियां हैं। तो आज स्थिति ये है कि मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गई है
और उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और उसको जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है किसका हिस्सा काट कर, किसका हक मार के? हिंदुओं के जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनका हक मारकर, उनके हिस्से में से उनको मिल रहा है। लेकिन इस पर सब मौन है। जो लोग तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं, जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि धर्म के आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए, वो मौन है। तो ये बात समझ में आती है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन है? सवाल ये है कि विश्व हिंदू परिषद क्यों मौन है? सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों मौन है? आखिर पिछड़ा वर्ग में मुसलमानों को क्यों शामिल किया जाए, जब धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है? और कांग्रेस पार्टी की तो आप बात ही मत कीजिए। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने कमीशन बनाया। उस कमीशन की रिकमेंडेशन ये थी कि आरक्षण को रिलीजन न्यूट्रल बना दिया जाए, यानी आरक्षण का धर्म से कोई संबंध ना हो। यानी संविधान में जो व्यवस्था है, जो मूल भावना थी संविधान की, उसके खिलाफ आरक्षण केवल हिंदू में जाति व्यवस्था, जाति प्रथा होने के कारण और उस जाति प्रथा के कारण जो प्रताड़ित हुए उनके लिए थी ये व्यवस्था। और दिया किसको जा रहा है, और इसमें शामिल किसको कर दिया गया धीरे धीरे? तो उस समय इसका बहुत विरोध हुआ, तो कांग्रेस ये कर नहीं पाई, आरक्षण को वो रिलीजन न्यूट्रल नहीं बना पाई। तो ये तरीका अपनाया गया। लेकिन इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में धीरे धीरे जो केवल मुसलमानों का एलीट है उसको छोड़कर सब आ जाएंगे, और लगभग आ ही गए हैं। तो भले ही संविधान कहता हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, कि धर्म के नाम पर कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक की सरकार आरक्षण दे रही है। एक तरफ मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदू समाज के दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाओ, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो तो वो दो समुदायों का झगड़ा बन जाए। तो ये जो गाइडलाइन यूजीसी की बनी थी, ये कोई भोलेपन में नहीं बनी। और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी और आपकी सरकार में वो सिद्धांत को मानने वाले घुसे हुए हैं। वो मैकाले की संतानें हैं। आप जिस औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति की, उस विचारधारा से, उस सोच से मुक्ति की बात कर रहे हैं, देश को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी और सरकार में ऐसे लोगों, पहले अपनी पार्टी और सरकार से ऐसे लोगों को बाहर कीजिए। ये यूजीसी की गाइडलाइन केवल गाइडलाइन या कैंपस का मामला या अगला पिछड़ा का मामला नहीं है। ये देश की एकता और अखंडता का मामला है। इसलिए इसका मुकाबला, इसका विरोध सवर्ण बनकर या किसी जाति के नाम पर मत कीजिए। इसका विरोध हिंदू बनकर करिए, इसका विरोध भारतीय बनकर करिए, क्योंकि खतरा किसी एक जाति पर या कुछ जातियों पर नहीं है, ये खतरा पूरे देश पर है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो आज़ाद भारत की सरकार करने की कोशिश कर रही है, और निरंतरता से ये हो रहा है, नेहरू से लेकर आज तक हो रहा है। अफसोस की बात यह है, जिस पार्टी को हम हिंदुओं का संरक्षक समझते हैं, उस पार्टी के राज में भी ये चल रहा है। तो आपको लड़ना है तो इस पूरी प्रवृत्ति से लड़ना पड़ेगा जो हिंदुओं को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है, जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है, जो औपनिवेशिक जो सोच है उसको पाल पोस रही है। और अगर आप पता लगाना चाहें तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि भाजपा में कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से मंत्री हैं जो इस नीति का समर्थन करते हैं। लेफ्ट इकोसिस्टम की पूरी मांग जो थी वो यूजीसी की गाइडलाइन में कैसे शामिल हो गई? उसमें भाजपा के बड़े बड़े लोग थे, कानून के जानकार। दो तो कानून के बड़े जानकार माने जाते हैं, वो थे रविशंकर प्रसाद और बांसुरी स्वराज। घनश्याम तिवारी भी थे और संबित पात्रा भी थे। 16 सदस्य थे उस कमेटी में भाजपा के। दिग्विजय सिंह का नाम लिया जा रहा है, वो चेयरमैन है। वो तो उनका एजेंडा है, उनको तो करना ही था। आपने दिग्विजय सिंह को सफल कैसे होने दिया? दिग्विजय सिंह आपके रहते, आपकी मेजॉरिटी रहते कैसे ऐसा कर पाए? और मान लीजिए कर भी लिया उन्होंने, तो इसको नोटिफाई किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने। कैसे नोटिफाई कर दिया?
और ये जो बहाना है कि यूजीसी का है मामला, बिल्कुल नहीं है। यूजीसी का चेयरमैन पिछले 1.5-2 साल से नहीं है, शिक्षा मंत्रालय यूजीसी को चला रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो बहाना है वो भी झूठा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बदलाव करने के लिए नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भेदभाव के मामलों की जानकारी हमको दीजिए, उन पर क्या एक्शन हुआ ये बताइए, और इन नियमों को जो 2012 के हैं उनको ठीक से लागू कीजिए। इसके लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि हिंदुओं को आपस में लड़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि जातिगत भेदभाव खत्म करने के नाम पर आप जातीय हिंसा की ओर धकेल दीजिए कैंपस को। ये जो लोग इस देश में चाहते हैं कि जेन-ज़ी सड़क पर उतरे, उन लोगों की इच्छा पूरी हो जाती अगर सुप्रीम कोर्ट दखल न देता। तो बचाव किया है, बचाया है देश को, समाज को, तो सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार ने अपनी ओर से वापस नहीं लिया। इस बात की गंभीरता को समझिए कि सरकार में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस काले कानून को, इस काले नियम को ठीक समझते हैं। उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे लोगों के लिए ये चेतावनी का काम करे कि देश के विरोध में, समाज के विरोध में काम करने की सज़ा मिलती है, पुरस्कार नहीं मिलता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।